आप सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान भाग 4, जिसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। भाग 4 में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो चलिए फिर जो है वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, यानी कि आर्टिकल 36 से 51 तक वर्णित है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के ये किस देश से लिए गए हैं। ठीक है, ये किस देश से भारतीय नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिए गए हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो क्योंकि हमारे संविधान में सभी आर्टिकल किसी न किसी जो है देश से लिए गए हैं, इसीलिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो तो राजनीतिक तत्व हैं राज्य के, वह लिए गए हैं तो जो राजनीतिक तत्व हैं वो किस राज्य से लिए गए हैं, चलिए जानते हैं। आयरलैंड के संविधान से से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक जो तत्व हैं हमारे, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है ये काफ़ी जो है कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर जो है एक बार में ना याद हो तो आप प्लीज़ कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। किस संविधान से लिए गए? आयरलैंड। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है गांधी जी के विचारधाराओं से भी मेल खाता है। तो अनुच्छेद 36 में क्या वर्णित है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 36 में वर्णित है राज्यों की परिभाषा, यानी कि कोई राज्य कैसे एक राज्य बनेगा, यानी कि कोई राज्य कैसे एक राज्य बनेगा, उसकी क्या सीमाएं होंगी। राज्यों की परिभाषा तो हम भाग 3 में पढ़ चुके हैं, लेकिन अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा वर्णित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें देखी, जिसमें राजनीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा। तो अब देखते हैं अनुच्छेद 37 आर्टिकल नंबर 37, उसमें क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि जो भी भाग हैं हमारे संविधान में, उनमें जो भी नियम कानून बनाए गए हैं संविधान में, उनको राज्य में लागू करना होगा। आर्टिकल नंबर 37 में बताया गया है कि भागों में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों को लागू करना होगा, ये राज्यों का कार्य होगा। ठीक है, तो
अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 38 के बारे में। अनुच्छेद 38 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। आर्टिकल नंबर जो है 38। तो अनुच्छेद 38 में बताया गया है राज्य जो हैं, यानी कि जो कोई भी राज्य हैं, अपने राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जो भी राजनीतिक जो राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए लोक कल्याण और अभिवृद्धि के लिए जो है वहाँ सामाजिक व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने प्रदेश में निवास करने वाले सभी वासियों के लिए वह नए नियम कानून बना सकता है जो उनके लिए कल्याणकारी हों, उनके लिए अभिवृद्धि के लिए हों और सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए। अनुच्छेद 38 में बताया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य बनाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 39 कुछ अनुकरणीय तत्व है, कुछ अनुकरणीय तत्व हैं जो कि राज्य में लागू करेंगे अपने देश में। यानी कि आर्टिकल नंबर 39 द्वारा कुछ अनुकरणीय तत्व हैं जो कि राज्य में लागू करेंगे अपने देश में। अनुच्छेद 39 के ए में बताया गया है कि राज्य में निवास करने वाले सभी लोगों को न्याय दिलाना, यानी कि सभी को उचित न्याय दिलाना और निःशुल्क रूप से यानी विधिक रूप से सभी को संविधान का लाभ पहुंचाना, यानी कि जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होती है वह निःशुल्क है, निःशुल्क होनी चाहिए, सबके लिए समान रूप से होगी, ये राज्यों का कर्तव्य होगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 39 के ए में। तो नेक्स्ट आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसे चाहे आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, मगर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में वर्णित है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि जो भी राज्य हैं वह अपनी ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, ये बताया गया है अनुच्छेद 40 में। यानी कि जो भी राज्य हैं ग्राम पंचायतों के वो गठन करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया है, चलिए जानते हैं और समझते हैं। अनुच्छेद 41 में बताया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कि राज्य निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, राज्य में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको समान रूप से कार्य उपलब्ध करवाना और उनको शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा, अनुच्छेद 41 में बताया गया है। अनुच्छेद 42 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं की तथा प्रसूत सहायता का
उपबंध कराना। ये बताया ये अनुच्छेद बात करता है महिलाओं के बारे में। काम की न्याय संगत सभी को समान रूप से काम उपलब्ध कराना, मनोचित दशाओं का तथा प्रसूत सहायता का उपलब्ध कराना। यानी कि ये बात करता है कि अगर महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो इन्हें 26 सप्ताह यानी कि 26 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। लगभग जो है 26 सप्ताह की छुट्टी इन्हें दी जाती है। इस नियम के अनुसार ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं अनुच्छेद 42 में। तो चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं 43 यानी कि 43 अनुच्छेद 43 के बारे में। अनुच्छेद 43 में बताया गया है जो भी राज्य हैं उनमें निवास करने वाले सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। तो अनुच्छेद नंबर 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था कराना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। जिस राज्य में वो रह रहे हैं तो उस राज्य की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 43 के ए के। अनुच्छेद 43 के ए में बताया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। यानी कि जो भी उद्योग जो है उद्योग लगे हैं उनमें जो कर्मकार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उसमें उनको भाग दिलाना यानी कि समान रूप से कार्य दिलवाना। उसमें जो कार्य करता है उनको एक समान का कार्य दिलवाना। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 43 के ए में। अनुच्छेद 44 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 44 में बताया गया है कि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता दिलाना। यानी कि सभी नागरिकों को एक समान संहिता दिलवाना, ये बताया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 45 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 45 में बताया गया है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। यानी कि बालकों के लिए जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा, सभी राज्यों का ये अनुच्छेद 45 में बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो है राज्य में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी राज्य की होगी कि जो भी बच्चे वहाँ हैं, लड़की है लड़का है जो भी है, सबकी पढ़ाई की निःशुल्क जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि जो है शिक्षा के बारे में, तो जो है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, जो भी राज्य है वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा जो है उनको शिक्षा दिलाना अनिवार्य है और उनकी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी होगी राज्यों की। ये बताया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 46 आता है जो कि बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की। जो अनुच्छेद 46 है वो बात करता है जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और निचले वर्ग जो है जो वर्ग मतलब कि
गरीब हैं, दुर्लभ हैं, उसके बारे में। अभिवृद्धि करना यानी कि किसी भी राज्य में जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, अथवा जो अन्य दुर्लभ लोग हैं, जो अन्य वर्गों के, उनको शिक्षा दिलाना, आर्थिक रूप से उनकी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी राज्यों की। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में इसमें क्या बताया गया, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 47 में बताया गया है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का कर्तव्य होगा राज्यों का। यानी कि राज्य में पोषण स्तर सुधारना और जीवन स्तर को सुधारना, ये राज्यों की जिम्मेदारी होगी। और जो निवास करते हैं उस राज्य में उनको स्वास्थ्य में सुधार करने की जिम्मेदारी भी राज्यों की ही होगी। ये बताया गया है अनुच्छेद 47 में। तो नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, ये अनुच्छेद 48 में आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कि राज्य में जो कृषि और पशुपालन का जो संगठन है उनकी सहायता प्रदान की जाए, उनको सहायता प्रदान की जाए। ये सारी सुविधाएं राज्यों की देखरेख में होनी चाहिए, ये बताया गया है अनुच्छेद 48 में। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 48 का ए। अनुच्छेद 48 के ए में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 48 के ए में बताया गया है, इसमें बताया गया है जो राज्य है, राज्य के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन तथा सभी वन्य जीवों की रक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे। यानी जो राज्य हैं वह अपने राज्य में पर्यावरण का संरक्षण बनाए रखें, उनका संवर्धन करें और वन तथा वन में रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी, मतलब उसके उत्तरदायी होगा। यानी कि वो वनों की देखरेख की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। ये बताया गया है अनुच्छेद 48 के ए में। अनुच्छेद 39 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अनुच्छेद 49 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 49 में बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना, ये बताया गया है अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उनकी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि कार्यपालिका के क्या कार्य होंगे और न्यायपालिका के क्या कार्य होंगे। ये दोनों के कार्य में विघ्न न डालें, इसीलिए इनके कार्य का पृथक्करण किया गया है। यही अनुच्छेद 50 में बताया गया है। चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 51 की। आर्टिकल नंबर 51 में क्या बताया गया है, चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनकी सुरक्षा करना सभी राज्यों का कर्तव्य होगा
और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनाए रखें, यही बताया गया है अनुच्छेद 51 में। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो है भारतीय संविधान के बारे में वीडियो बनाया है। वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और आप सबको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिले, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोगों को अगर कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ये वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी सम्मानित साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।